गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा आप सभी को पता है कि आप एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स हो। अब जैसे ये ट्रेड जिन कार्यों से संबंधित है, ये भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली से संबंधित ट्रेड है। आप जब तक इस इंस्टीट्यूट में रहोगे, अपनी ट्रेनिंग पूरी करोगे तब भी, और ट्रेनिंग करने के बाद भी जिस भी फील्ड में, जिस भी सेक्टर में आप जॉब के लिए जाओगे, आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही कार्य करोगे। अब बात ये है कि जब आप बिजली से संबंधित काम करोगे, चाहे वो एक रिपेयर का काम है, मेंटेनेंस का काम है, फील्ड की लाइन का काम है, या किसी बिजली के उपकरणों का काम है, किसी भी प्रकार का बिजली से संबंधित काम करोगे तो अक्सर ऐसा काम करने में एक रिस्क बना रहता है, खतरा। उसी खतरे के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो खतरा क्या हो सकता है, उस खतरे को क्या नाम हम देंगे और उस खतरे से कैसे बचा जा सकता है, ताकि कार्य करते समय आप दुर्घटनाग्रस्त न हों। तो उसी टॉपिक पे आप डिस्कस करेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत आघात। इलेक्ट्रिक शॉक यानी विद्युत आघात, इसको कई बार हिंदी में विद्युत झटका भी कहा जाता है। अब ये विद्युत आघात क्या है, कैसे लग सकता है ये, और कैसे इसे बचा जा सकता है। तो विद्युत आघात क्या होता है कि कभी भी कार्य करते समय कोई भी व्यक्ति किसी भी नंगी तार, कोई नंगा जोड़, तार का जोड़, या किसी ऐसे विद्युत उपकरण पर काम कर रहा हो जिसकी बॉडी में करंट गुजरता हो किसी फॉल्ट की वजह से, यदि ऑपरेटर ऐसी किसी चीज़ के संपर्क में आ जाए जिसमें से करंट गुजर रहा हो, जैसे नंगी तार भी हो सकती है, वो एक नंगा जोड़ भी हो सकता है, वो तारों का कोई विद्युत उपकरण भी हो सकता है, तो यदि इसके संपर्क में आ जाए तो करंट ऑपरेटर के शरीर में से गुजरना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में जब वो करंट उस ऑपरेटर के शरीर में से गुजरता है तो उसको एक झटका महसूस होता है। उसी झटके को विद्युत झटका या विद्युत आघात कहा जाता है। अब बात ये आती है, कई बार महसूस भी किया होगा आप लोगों ने या सुना भी होगा कि कई बार किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो बच भी जाता है। कई बार ऐसा भी सुना होगा कि उसको थोड़ा बहुत उसका शरीर जल जाता है, और हो सकता है आपने ये भी सुना हो कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने में तीनों अवस्थाएं हैं। आदमी को मामूली सा झटका भी लग सकता है, आदमी को थोड़ा बड़ा झटका भी लग सकता है जिससे उसका शरीर का कोई अंग खराब हो सकता है, और इतना बड़ा झटका भी लग सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अब ये तीनों फर्क कहाँ से आता है? अब तीनों अवस्थाओं का फर्क होता है कि ऑपरेटर के शरीर में से कितनी मात्रा का करंट गुजरा है विद्युत झटका लगने के कारण। अगर तो करंट कम मात्रा का है, मान लीजिए 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर तक का करंट अगर शरीर में से गुजर जाए तो ये बहुत सा माइनर सा करंट होता है जिसका हमें फर्क पता ही नहीं चलता। ज़्यादा हल्का सा करंट महसूस होगा, हल्का सा झटका महसूस होता है। लेकिन अगर वही करंट 10 मिली एम्पियर तक पहुंच जाए, 10 मिली एम्पियर तक अगर वही करंट पहुंच जाए तो क्या होगा, हमारी जो मसल्स है, हमारी मांसपेशियां क्या है, वो हल्की सी सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, और हमारा शरीर एक बेचैनी सी महसूस करने लगता है, और हमें एक थोड़ा मजबूत झटका लगता है। हम पीछे भी गिर सकते हैं और गिर के हमारे शरीर में चोट लग सकती है। अगर उससे ज़्यादा मात्रा का करंट 100 मिली एम्पियर तक का करंट अगर हमारी बॉडी में से गुजर जाए, ऑपरेटर की बॉडी में से गुजर जाए, तो ये करंट की मात्रा काफ़ी अधिक है। इसमें क्या होगा, ऑपरेटर की जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो सिकुड़ जाएंगी
और जो हमारी हृदय गति है, हार्ट बीट है ऑपरेटर की, वो भी रुक सकती है और शरीर झुलस सकता है बहुत ही बुरी तरीके से। बचाव हो भी सकता है और बचाव नहीं भी हो सकता है व्यक्ति का। लेकिन अगर करंट इस 100 मिली एम्पियर से अधिक हो, ग्रेटर देन 100 मिली एम्पियर, ये ज़्यादा मात्रा ऑपरेटर के लिए असहनीय है इस करंट की, और इस अवस्था में ऑपरेटर की हार्ट बीट बिल्कुल ही रुक जाती है और ऑपरेटर की मृत्यु हो सकती है। तो एक इलेक्ट्रिक शॉक इतना ऑपरेटर के लिए हानिकारक है कि व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। कई बार शरीर का कोई अंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाया करता है, बेकार हो जाया करता है, तो वो पूरी उम्र काम करने से वंचित रह जाता है। तो इतने सारे विद्युत आघात के हमारे नुकसान हमारे शरीर को, किसी भी ऑपरेटर के शरीर को हो सकते हैं। अब इस विद्युत आघात से बचा कैसे जाए? या तो हमें सावधानियां सभी पता हो कि एक बिजली का काम करते समय कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, वो पूरी सावधानियां आपको प्रयोग में लानी चाहिए जब भी आप लाइन पर काम करते हो। अगर उन सावधानियों के बरतने के बावजूद भी किसी कारणवश इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, तो उस अवस्था में हमें उस ऑपरेटर को क्या उपचार देना है वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, हो सकता है वहाँ डॉक्टर या हॉस्पिटल की सुविधा बिल्कुल पास में ना हो, वक्त लग सकता है डॉक्टर के आने में, या उस ऑपरेटर को, उस मरीज को हॉस्पिटल तक ले जाने में समय लग सकता है। लेकिन इस दौरान डॉक्टर के आने से पहले हमें ऑपरेटर को जीवित रखना है, कोशिश करनी है कि वो सुरक्षित रहे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को आपके सामने इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो सबसे पहला आपका काम होगा तुरंत जाकर मेन सप्लाई को आप बंद करोगे। यदि मेन सप्लाई का स्विच आपसे दूर है, वहाँ पहुँचने में समय लगता है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर किसी भी ऐसी वस्तु से जो विद्युत की इंसुलेटर हो कुछ अलग, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि से आप उस व्यक्ति को वहाँ से छुड़वाओगे। छुड़वाने के बाद आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को आप खुली हवा वाले स्थान पर लेकर आओगे, और अगर व्यक्ति झुलस गया है तो कंबल उसके शरीर के ऊपर आप डालोगे, खुले हवादार स्थान पर उसको लेटाओगे। और एक याद रखने वाली बात है, घबराहट में हम कई बार क्या गलती करते हैं, कोई तरल पदार्थ पेशेंट को दे देते हैं। किसी दूसरी बीमारी के लिए ये हो सकता है, लेकिन ये नोट करने वाली बात है, अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, हमें उसे बिल्कुल भी कोई तरल पदार्थ पीने के लिए नहीं देना है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो चाय हो। इस प्रकार का कोई भी तरल पदार्थ नहीं देना है। और इसी दौरान हमें डॉक्टर को सूचित भी करना है। लेकिन जब तक डॉक्टर ना आए, उस दौरान तक, उस समय के बीच में हम कुछ विधियां करेंगे ताकि उस व्यक्ति को लगातार आसानी पूर्वक सांस चलता रहे। और वही 4 मेथड हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में कि एक व्यक्ति को कृत्रिम श्वास कैसे दिया जा सकता है जब तक कि उसको डॉक्टर हेल्प ना मिल जाए। तो सबसे पहला मेथड हमारा है शेफर मेथड। शेफर विधि भी कहा जाता है इसको। शेफर विधि क्या होगी, कैसे इस विधि द्वारा आप
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करोगे कि उसका सांस चलता रहे। तो शेफर विधि में क्या होगा, घायल व्यक्ति को जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, हम उसको पेट के बल जमीन पर लेटा देंगे। लेटाने के बाद आप उसके एक तरफ अपने घुटने मोड़कर बैठ जाओगे और दोनों हाथों से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की पीठ को हल्का हल्का आगे की तरफ दबाओगे। एक बार दबाओगे, फिर दबाव हटा लोगे। इस प्रकार 1 मिनट में 10 से 12 बार ये प्रोसेस आपने करना है। उससे क्या होगा, जैसे ही आप अपने हाथों का दबाव कमर पर डालोगे तो जो फेफड़ों की हवा है वो बाहर जाएगी, और जैसे ही आप दबाव हटाओगे बाहर की हवा अंदर जाएगी। इस प्रकार से हवा का जो सर्कुलेशन है अंदर बाहर होने लगेगा और व्यक्ति को सांस लेने में आसानी रहेगी। दूसरी विधि है सिल्वेस्टर विधि। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को आगे की तरफ शरीर झुलस जाता है। उस अवस्था में हम सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करेंगे। और इस विधि में क्या होगा, हम व्यक्ति को, जो हमारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, इलेक्ट्रिक शॉक जिसको लगा है, उसको पीठ के बल हम लेटाएंगे, मुंह उसका ऊपर की तरफ रहेगा, और हम या कोई दूसरा व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के सिर की तरफ घुटने मोड़कर बैठेगा और व्यक्ति के दोनों हाथों को खोलता हुआ अपनी तरफ पीछे की तरफ लेकर आएगा और फिर आगे की तरफ हाथ ऐसे मोड़कर व्यक्ति की छाती के ऊपर रखेगा। इस प्रकार यही प्रोसेस 1 मिनट में 8 से 10 बार करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, व्यक्ति के जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसके फेफड़ों में हवा का जो सर्कुलेशन है वो चलना शुरू हो जाएगा, उसको सांस लेने में आसानी रहेगी। व्यक्ति की जीभ को बाहर रखना है। इस अवस्था में ये प्रोसेस करते हुए अगर व्यक्ति के मुंह से लार, थूक या बलगम निकले तो उसको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। तीसरी विधि माउथ टू माउथ मेथड। मुंह से मुंह विधि। ये दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सांस देने का एक अलग तरीका है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आसानी से जोर से सांस दिया जा सकता है। इस विधि में हम क्या करेंगे, जो हमारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है पीठ के बल उसको लेटाएंगे। लेटाने के बाद उसके मुंह को खोलेंगे और साफ़ करेंगे, किसी भी रुमाल से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के मुंह पर रुमाल रखेंगे और व्यक्ति अपने मुंह के द्वारा उसके मुंह पर मुंह लगाकर उसके अंदर सांस छोड़ेगा, अपनी सांस उसके अंदर छोड़ेगा। और ये प्रोसेस लगातार जल्दी जल्दी करना है। उससे क्या होगा, व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, बाहर की हवा व्यक्ति के द्वारा जो गई है उसके अंदर छोड़ी गई है वो उसके अंदर तक जाएगी और इससे उसकी जो हार्ट बीट है, जो सांस लेने में उसको आसानी रहेगी। और ऐसा प्रोसेस बार बार करना है और साथ में ही एक बार मुंह से उसके अंदर हवा छोड़ने के बाद उसकी छाती को हाथों से दबाना भी है ताकि सांस लेने में आसानी उसको रहे। इन तीनों के बाद ये तीनों जो मेथड्स हैं, इसमें हमने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कुछ एक्सरसाइज करनी है, तब जाकर उसको सांस लेने में आसानी होगी। उसके अलावा जो हमारा चौथा तरीका है वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट।
कृत्रिम श्वास यंत्र। इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में आगे एक फेस मास्क बना हुआ है, बीच में सेल्फ वेंटिलेटिंग बैग है और एक ऑक्सीजन रिजर्वोयर बैग है। कैसे इसका इस्तेमाल होगा, घायल व्यक्ति को मुंह के ऊपर जो ये मास्क है, मास्क मुंह और नाक पर हम फिट कर देंगे। उसके बाद जो बीच वाला वाल्व है सेल्फ वेंटिलेटिंग बैग, इसको हम हाथ से दबाएंगे तो ऑक्सीजन और हवा का मिश्रण प्रेशर के साथ घायल व्यक्ति के नाक और मुंह के द्वारा अंदर तक जाएगा और जैसे ही आप उस बल्ब को छोड़ोगे अंदर की जो हवा है वो बाहर आएगी। इस प्रकार जल्दी जल्दी आप इस सेल्फ वेंटिलेटिंग बैग को बार बार हल्के दबाते रहोगे और छोड़ते रहोगे तो हवा और ऑक्सीजन अंदर जाती रहेगी और बाहर आती रहेगी। इस प्रकार व्यक्ति को सांस लेने में आसानी रहेगी। तो जब तक डॉक्टर हमारे पास ना आ जाए या डॉक्टर के पास ले जाते समय जो बीच का जो अंतराल है, इस दौरान हमें इनमें से कोई एक विधि अपनाकर घायल व्यक्ति को सांस लेने में आसानी करनी है ताकि व्यक्ति आसानी से सांस लेता रहे और हम वक्त पर उसको उपचार दे सकें। तो आज के टॉपिक में जो हमने मुख्य तौर पर डिस्कस किया है वो है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत आघात। किसी भी करंट प्रवाहित तार, जोड़ या विद्युत उपकरण के सीधे संपर्क में अगर ऑपरेटर आता है तो करंट उसके शरीर में से गुजरना शुरू होता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को एक झटका महसूस होता है जिसे विद्युत आघात कहा जाता है। और ये विद्युत आघात करंट की अलग अलग मात्रा के अनुसार शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमें अपने कार्यस्थल पर संपूर्ण सावधानियां अपनानी चाहिए। संपूर्ण सावधानियां अपनाने के बावजूद भी यदि किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, तो डॉक्टर तक पहुंचाने तक, डॉक्टर का उपचार मिलने तक हमें उसके साथ कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करनी है कि उसको सांस लेने में आसानी रहे। और वही प्रक्रियाएं हमने यहाँ पर डिस्कस की है, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह विधि और कृत्रिम श्वास यंत्र। थैंक यू।